हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लेक्चर नंबर 2। यहाँ पर आज हम डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बात करेंगे, जो कि सेक्शन 2 की बात करता है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो कितनी डेफिनेशन है? एक, सबसे पहले कोर्ट की डेफिनेशन है। सेकंड, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। थर्ड, डिसप्रूफ। फोर्थ इज़ डॉक्यूमेंट। फिफ्थ इज़ एविडेंस। सिक्स्थ इज़ फैक्ट। एंड आ जाते हैं जी की तरफ, फैक्ट इन इशू। फिर उसके बाद मे प्रज्यूम, नॉट प्रूफ, प्रूव्ड, रेलिवेंट एंड शेल प्रज्यूम। इन सब के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो बात करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कोर्ट की डेफिनेशन पर। अगर मैं बात करूँ, कोर्ट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 के क्लॉज ए के अंदर है, डिफ़ाइन की गई है। सेक्शन 2 क्लॉज ए, कोर्ट मतलब होता है जिसके अंदर सारे के सारे जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स और सभी लोग आते हैं जो कि किस लिए ऑथराइज्ड होते हैं लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। जज भी एविडेंस ले सकता है, मजिस्ट्रेट भी एविडेंस ले सकता है, और जो भी पर्सन बिहाफ ऑफ द कोर्ट अथॉरिटी ऑथराइज्ड किए गए हैं एविडेंस लेने के लिए, वो लोग भी कोर्ट में एविडेंस ले सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स को छोड़कर। बाकी सभी जजेस, मजिस्ट्रेट एंड दैट पर्सन विच इज़ हु इज़ ऑथराइज्ड फॉर द टेक एविडेंस, तो वो व्यक्ति भी एविडेंस ले सकता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कॉन्क्लूसिव प्रूफ की, इसका मतलब क्या होता है? बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि क्या चीज़ कोर्ट की नज़र में कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, क्या डिसप्रूव्ड है, क्या प्रूव्ड है। इन चीज़ों में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है समझने में। मीन्स वन फैक्ट इज़ डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। वह एक तथ्य जो किसी दूसरे तथ्य को ऑलरेडी प्रूफ करने में हेल्प करता है, वो एक फैक्ट जो किसी दूसरे फैक्ट को प्रूफ करने में हेल्प करता है। एंड कोर्ट शेल, देखो मे नहीं लिखा है यहाँ पे, शेल लिखा है, ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड अदर एज प्रूव्ड। तो वो उस फैक्ट को क्या मानेगी? प्रूव्ड मानेगी। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है। यहाँ पर बोला जाए कि ए के पास गन थी और बी के पास नाइफ था, तो बी का जो है ये कंफर्म हो गया कि उसके पास नाइफ था, तो कोर्ट ये कंक्लूसिव प्रूफ में ऐड कर लेगी कि भाई बी के पास गन होगी, है ना। एंड शेल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग। कॉन्क्लूसिव प्रूफ के अंदर जो भी एविडेंस होते हैं उसको डिसप्रूव करने के लिए कोई एविडेंस देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक, इसके बाद सी की बात करते हैं। डिसप्रूव्ड इन द रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट। जब कोई कोर्ट मैटर को कंसिडर करने से पहले देखती है, कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, और कोर्ट इस चीज़ पर विश्वास करती है कि ये चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है, और कंसिडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, और वो कंसिडर करती है कि ये नॉन एग्जिस्टेंस में है। सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन आउट अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ पर्टिकुलर केसेस टू एक्ट अपॉन सपोजिशन दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो जहाँ पे कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि ये एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो वहाँ पर वो इस चीज़ को डिसप्रूव कर देती है। ठीक है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ लेटर। हो गया, कोई लेटर आपने लिखा, अब आप लेटर लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है राइटिंग वाला डॉक्यूमेंट है, तो राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट। फिगर, मार्क्स, कोई भी चीज़ हो गई आपकी, और एनी अदर मीन्स बाय मोर देन वन ऑफ दीज दोज मीन्स, और कोई ऐसी चीज़ है जो एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है। एंड इंटेंडिंग टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स
ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। अब क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट में आती है, तो पहली चीज़ है कोई भी राइटिंग डॉक्यूमेंट, जैसे अगर मैंने कोई लेटर लिखा तो वो रिटन है तो डॉक्यूमेंट हो गया। किसी भी चीज़ पर कोई चीज़ प्रिंटेड है, कोई वर्ड प्रिंटेड है, कोई लिथोग्राफ प्रिंटेड है, कोई फ़ोटोग्राफ है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। किसी जगह पे जाने के लोकेशन के लिए कोई मैप है, कोई प्लान है, तो वो भी डॉक्यूमेंट हो गया। मेटल की प्लेट पर या स्टोन की प्लेट पर, या कई बार आप पिलग्रिमेज पे जाते हैं तो वहाँ भी आप देखते हैं कि दीवारों पर कुछ लिखा होता है जिसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, तो वो चीज़ लिखी है तो वैसी बात है, रिटर्न है। किस चीज़ के ऊपर रिटर्न है, क्या है, वो मतलब नहीं, वो डॉक्यूमेंट के तौर पर काउंट होता है। कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट्स, कोई राइटिंग, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हमको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाया इलेक्ट्रॉनिक वे से हमें ईमेल भेजता है, सर्वर लॉग्स भेजता है, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, लोकेशन एविडेंस, वॉइस मेल, डिजिटल डिवाइस के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं। सपोज़ मेरे पास एक पेन ड्राइव है और उस पेन ड्राइव के अंदर मेरा कोई डाटा जो है वो स्टोर्ड है, तो वो भी क्या कहलाएगा, एज अ डॉक्यूमेंट ही काम करेगा। उसके बाद ये हो गई डॉक्यूमेंट की लिस्ट। अब आ जाते हैं एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है और क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन, देखो कोई भी स्टेटमेंट हो, ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली ही मिली हो, कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट। कोर्ट उस चीज़ को परमिट करेगी एज अ विटनेस, बट उस फैक्ट का रिलेशन मैटर से होना चाहिए। अंडर इंक्वायरी एंड सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। तो ये सारे के सारी स्टेटमेंट कैसी होती हैं, ओरल काउंट होती हैं, जिसमें मान लो एक व्यक्ति आया कोर्ट में और उस व्यक्ति ने कोर्ट में आके बोला, जी मैंने ना इसको मर्डर करते हुए देखा है। अभी देखा है तो ये कैसा एविडेंस है, आई विटनेस है, जी मैंने ना सुना है मोहन से कि ये व्यक्ति ना सामने वाले का मर्डर कर रहा था, तो हियर से एविडेंस है, वो बाद की बात है। अभी सिंपल है कि एक व्यक्ति आया, उससे इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद उसने क्या दिए, अपने स्टेटमेंट्स दिए। अब वो स्टेटमेंट्स दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ओरल है। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल हो, उसको कोर्ट के द्वारा इंस्पेक्शन के लिए, कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या डिजिटल रिकॉर्ड्स कोर्ट के सामने दिए जा रहे हैं एज ए एविडेंस फॉर द इंस्पेक्शन, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगी। मानो मैंने कोई पेन ड्राइव दिया और मैंने बोला, जी ये ना मेरे क्लाइंट की पेन ड्राइव है, इसमें मेरे क्लाइंट के जो दोस्त है ना उसका मर्डर होते हुए दिखा रहे हैं, तो वो पेन ड्राइव दे दी मैंने कोर्ट को। अब दे दी तो वो पेन ड्राइव क्या है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक है तो भी क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। बात करते हैं फैक्ट की, तो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय सेंस, कोई भी चीज़ किस तरीके से की गई है, क्या उसका रिलेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें फैक्ट में आती हैं। उसके बाद मेंटल कंडीशन जो होती है किसी पर्सन की, एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस और नॉट, ये भी फैक्ट में देखी जाती है। मान लो एक व्यक्ति है, उसको बीच बीच में मेमोरी लॉस होता है, ठीक है। अब जब उसका मेमोरी लॉस होता है तो वो भूल जाता है कि उसके सामने कौन खड़ा है और वो कुछ भी उठा के उसको मार देता है। तो जब उसका मेमोरी लॉस होता है तब वो ये करता है, लेकिन जब वो ठीक होता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता कि उसने कुछ किया है। तो ये मेंटल स्टेट जो है ना, ये भी फैक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस है, क्या है, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। देखो एक ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेन शर्ट हो गई, ब्लड स्टेन शर्ट, ठीक है, गन हो गई, नाइफ हो गया। ये सब चीज़ें ना हमें क्या बोलते हैं हिंदी में, मौके वारदात पर पुलिस को मिलती है। अब वो क्या करेगा, इन सारे फैक्ट्स को एक जगह इकट्ठा करेगा, ऑर्डर में लगाएगा। जी मुझे पहले एक जगह शर्ट मिली, फिर मुझे गन मिली, फिर मुझे गड्ढे में छुपाया हुआ चाकू मिला, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करेगा। तो ये क्या हो गया, फैक्ट हो गया। दैट अ पर्सन हियर्ड और सॉ समथिंग इज़ अ फैक्ट, किसी व्यक्ति ने सुना, किसी ने देखा, ये भी फैक्ट में इंक्लूड होगा। पर्सन सेड अ सर्टेन वर्ड्स, और किसी ने कुछ शब्द बोले, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, फैक्ट में आ जाएंगे। उसके बाद दैट पर्सन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन, जो भी व्यक्ति कोई अपनी सर्टेन ओपिनियन देता है, इंटेंशंस के बारे में बताता है, एंड एक्ट्स इन अ गुड फेथ, उसने ये गुड फेथ में किया है या फ्रॉडेंटली किया है, या उसके वर्ड किस तरह की सेंस को दर्शाते हैं, ये सारी चीज़ें भी फैक्ट में देखी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू की बात करें तो मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट। कौन सी चीज़ इफेक्ट तो है, लेकिन कब वो चीज़ इशू में आएगी, कब उस पर बात करेंगे, ये सारे के सारे जब हम सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं और जब उसमें हम कनेक्शन बनाते हैं, तो हम उसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पे बात करते हैं, उसके नेचर पे बात करते हैं, क्या एक्सटेंट है, राइट क्या था, लाइबिलिटी क्या बनती है, डिसेबिलिटी क्या बनती है, असर्टेड है, डिनाइड है, एनी सूट और प्रोसीडिंग, सब चीज़ें फैक्ट इन इशू में फॉलो की जाती हैं। जैसे कि ए और बी ने मारा, ए और बी ने मिलकर सी का मर्डर किया, ठीक है। अब वहाँ पे जो फैक्ट बने, ब्लड स्टेन शर्ट मिली, गन मिली, नाइफ मिली, ठीक है, उसमें क्या चेक करेंगे, उनका चेक करेंगे कि ये फैक्ट एग्जिस्टेंस में है भी या नहीं है। गन जो मिली उस पर उसके फिंगर के निशान है भी या नहीं है, नाइफ जो मिला उस पर फिंगर के निशान है भी या नहीं है, ब्लड के निशान हैं तो उसी पर्सन के हैं जिसका मर्डर हुआ या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें एविडेंस एक्ट के अंदर देखी जाती हैं। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये एक्ट। अंडर द प्रोविज़न ऑफ द लॉ, द टाइम बीइंग इन फोर्स इन रिलेशन टू सिविल प्रोसीजर, एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड इशू ऑफ फैक्ट्स, सब के सब असर्टेड है, डिनाइड है। देखो क्या होता है, जब एविडेंस के टाइम पर जब किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि हाँ आपने कुछ फैक्ट्स लिखते हैं कि आपने इसको खून करते हुए देखा, या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, जब हाँ और ना की स्टेटमेंट हो रही होती है। अगर आपको उस व्यक्ति से एविडेंस हो गए, फिर उसके बाद आप उसका क्रॉस एग्जामिन करेंगे, तो फिर आप सवाल, क्रॉस एग्जामिन में आप वही चीज़ एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछेंगे जो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछते हैं। इसका भी एक लंबा चौड़ा चिट्ठा है। कोर्ट में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग एविडेंस की स्टेटमेंट करा रहे होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें पता नहीं होता कि वो लोग क्या पूछ बैठते हैं। जैसे मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो जज साहब बता रहे होते हैं कि आप एग्ज़ामिनेशन इन चीफ कर रहे हैं, आप क्रॉस एग्ज़ामिन कर रहे हैं, आपको या तो इस व्यक्ति से ये पूछना है कि ये हाँ हुआ था या नहीं हुआ था, येस और नो में पूछ सकते हैं आप इसमें आप खिचड़ी नहीं मचा सकते, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो अब पता होना चाहिए एक प्रैक्टिसिंग लॉयर को, जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स करा रहा होता है तो उस टाइम पे वो क्या पूछ सकता है। जब भी हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं तो हम पुरानी चीज़ों की ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे होते हैं कि आपने ऐसा बोला था, तो बोलेगा हाँ, या तो वो हाँ बोलेगा या वो ना बोलेगा, ठीक है। ये चीज़ है एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ। तो इन सब चीज़ों को पूछने का भी तरीका होता है। आप क्रॉस एग्जामिनेशन में सवालों को क्रॉस कर सकते हो, एग्जामिनेशन चीफ में नहीं कर सकते। आप एग्जामिनेशन के टाइम पे जो चीज़ आप करते हो वही चीज़ आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन में यस आगे क्वेश्चन के लिए जाती है। फिर चीफ एग्जामिनेशन में आप येस और नो पूछते हो, लेकिन सब मिक्स कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है कोर्ट में काम करने में। ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल। ए एक्यूज्ड है, उसने बी का मर्डर किया है। जब उसका ट्रायल हो रहा होता है तो क्या होता है, दैट ए एक्यूज्ड बी डेथ, ए कॉज्ड बी डेथ। पहला ही क्वेश्चन है कि ए ने बी की डेथ करी है। ए इंटेंडेड टू कॉज बी डेथ, क्या ए ने इंटेंशन के साथ बी को मारा है। ए हैड रिसीव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, ए ने
क्या रिसीव किया था उससे बी से? सडन प्रोवोकेशन, ग्रेव प्रोवोकेशन, मतलब मार पिटाई, जो भी मतलब जो भी हमला वगैरह सब हो सकता है इसमें। दैट ए एट द टाइम बीइंग ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड बी डेथ वॉज बाय रीज़न ऑफ अनसाउंड ऑफ माइंड। जब ए ने बी का मर्डर किया तो उस टाइम पे जब बी की डेथ हुई, ए ने बी का मर्डर किया और बी की डेथ हुई, उस टाइम पे जो ए था वो क्या था? अनसाउंड ऑफ माइंड था। तो इनकैपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर के ऊपर बात आ जाती है कि वो तो कैपेबल ही नहीं था मर्डर करने के लिए, उसने जो भी किया अनसाउंड ऑफ माइंड में किया। ऐसे रीजंस भी आते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टिंग इशू हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मे प्रिज्यूम की। 2 clause H, whenever it is provided by the अधिनियम that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved। may presume कौन से फैक्ट होते हैं? जो ऑलरेडी कोर्ट मान लेती है कि ये प्रूव्ड है, एंड until it is disprove और may call for proof of it। और कई बार ऐसा हो जाता है जब तक या तो ये डिसप्रूफ ना हो या इसको प्रूफ करने के लिए कोर्ट दोबारा वापस ना बुलाए, तब तक कोर्ट की नज़र में ये चीज़ प्रूव्ड है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब बात करते हैं नॉट प्रूव्ड की। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नाइदर प्रूव्ड और नॉट डिसप्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड का मतलब ना तो अभी तक वो प्रूव हुए हैं और ना ही वो डिसप्रूव्ड हुए हैं, मतलब अभी भी ऑप्शन है कि आप इसे प्रूव कर सकते हो। ये चीज़ आ गई। रेलिवेंसी क्या होती है? जो चीज़ आपकी फैक्ट के साथ जुड़ी हुई है वो रेलिवेंसी होती है। जैसे कि एक व्यक्ति का मर्डर हुआ, वहाँ पे मुझे उस व्यक्ति का पर्स और फोटोग्राफ मिला, तो ये रेलिवेंसी है कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ आया था, इस तरीके का। शेल प्रज्यूम के अंदर क्या होता है? वेन एवर इट इज़ बाय द अधिनियम दैट द कोर्ट शेल प्रज्यूम अ फैक्ट इट रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव अनलेस। ये क्या होंगे? ये फैक्ट तब तक प्रूव माने जाएंगे जब तक इसे डिसप्रूव करने के लिए कोई काम ना किया गया। ऐसी आप प्रूफ वाले देखो, पर्टिकुलर केस में कोर्ट प्रूफ कर रही है, मान रही है कि प्रूव्ड है, अनलेस जब तक उसे प्रूव करने के लिए कोई सपोजिशन ना दी, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं आए इस तरह से कि ये डिसप्रूव्ड है। अब यहाँ पर एक बहुत लास्ट में बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि जो चीज़ यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं है वो IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन मानी जाएगी, ऐसी चीज़ें। तो ये था आप लोगों का BSA का सेक्शन 2, जिसके अंदर क्लॉज A में कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है, क्लॉज B में कॉन्क्लूसिव प्रूफ दिया गया है, क्लॉज C में डिसप्रूव्ड दिया गया है, क्लॉज D में डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। आपका आगे चलते हैं क्लॉज E में, 2 के क्लॉज E में एविडेंस की डेफिनेशन है, 2 के क्लॉज F में फैक्ट की डेफिनेशन है, 2 के क्लॉज G में फैक्ट इन इशू की एविडेंस डेफिनेशन है, 2 के क्लॉज H में मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन है, और 2 के क्लॉज I में नॉट प्रूव्ड है, 2 के क्लॉज J में प्रूव्ड है, सेक्शन 2 के क्लॉज K में रेलिवेंट है, और सेक्शन 2 के क्लॉज L में शेल प्रिज्यूम है। और सेक्शन 2 क्लॉज 2 में जो चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं हैं वो इन द IT एक्ट के अकॉर्डिंग डिफिनेशन मतलब मानी जाएंगी ये चीज़ें ना। अब एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, तो देखो जहाँ तक है स्मार्ट स्टडी करने से पहले थोड़ी सी हार्ड स्टडी करनी पड़ती है, बेयर एक्ट पे कमांड बिठानी पड़ती है। हर एग्ज़ाम को निकालने के लिए बेयर एक्ट पे कमांड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा बैक नॉइज़ को आज अवॉइड कर देगा, बरसात थोड़ी हम पे ज़्यादा ही बरस पड़ी है। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है, आपकी हेल्प हो रही है थोड़ा थोड़ा पढ़ने में, आप 18 से 19 मिनट का वीडियो है, आप कान में लगा के आराम से सुन सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू।